कल्पना कीजिए कि आप गिर रहे हैं। नहीं, सच में इस पर एक सेकंड के लिए सोचिए। हर पल, चाहे आप बैठे हों या खड़े, आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई आपको धक्का दे रहा है और आप एक अनहिंद खाई में गिरते जा रहे हैं। आप जमीन पर गिर भी जाते हैं, लेकिन गिरने का वो एहसास, वो खत्म ही नहीं होता। ये कोई डरावना सपना नहीं है, ये शेरिल शिल्ड्स की असलियत थी। और सवाल ये है कि किसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आज हम इसी पहेली के तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ नाम की एक किताब के कुछ अंश हैं, और हमारी इस पड़ताल का मिशन है मस्तिष्क के एक अविश्वसनीय शक्ति को समझना, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। बिल्कुल। हम पॉल बैक-एरिटा नाम के एक वैज्ञानिक के काम को जानेंगे, जिन्होंने दिमागी विज्ञान के कह सकते हैं सारे नियम तोड़ दिए। तो चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले शेरिल के साथ आखिर हो क्या रहा था? क्या ये कोई मानसिक बीमारी थी? नहीं, और यही बात इसे और भी चौंकाने वाली बनाती है। इसकी शुरुआत हुई एक आम एंटीबायोटिक से, जेंटामाइसिन। अच्छा। हाँ, इसका एक बहुत ही दुर्लभ लेकिन कह सकते हैं विनाशकारी साइड इफेक्ट होता है। इसने शेरिल के वेस्टिबुलर सिस्टम को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया था। वेस्टिबुलर सिस्टम, ये हमारे कानों के अंदर का वो छोटा सा हिस्सा है जो हमें बताता है कि हम सीधे खड़े हैं या झुक रहे हैं ना? बिल्कुल, जैसे हमारे शरीर का अपना लेवल बैलेंस करने वाला टूल। सही। और जब वो टूल ही टूट गया तो उनके दिमाग को कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा था कि उनका शरीर अंतरिक्ष में है कहाँ। तो नतीजा, हर पल गिरने का एहसास। हर पल उनकी नौकरी चली गई, उन्हें हर चीज जली की तरह हिलती हुई दिखती थी, और उनका दिमाग हर सेकंड जो जबरदस्त कोशिश कर रहा था शरीर को सीधा रखने की। हाँ, उससे उन्हें भयानक मानसिक थकावट होती थी। 5 साल तक उन्होंने ऐसे ही जिया। 5 साल, ये सोचना भी मुश्किल है। तो फिर इस कहानी में पॉल बाकी-रीटा की एंट्री कैसे होती है? वो कुछ लेकर तो आए, लेकिन उसे चमत्कारी कहने से पहले आप शायद उसे अजीब कहेंगी। अजीब? कल्पना कीजिए, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का हेलमेट जिसमें एक एक्सेलेरोमीटर लगा है और वो एक कंप्यूटर से जुड़ा है। ठीक है। और उस कंप्यूटर से एक पतली सी प्लास्टिक की पट्टी जुड़ी है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स हैं, जिसे जीप पर रखना होता है। 1 मिनट, क्या कहा? कंस्ट्रक्शन हेलमेट और जीप पर रखने वाली पट्टी, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्रॉप लग रहा है। हाँ बिल्कुल, शेरिल का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने खुद अपने इस मजाकिया रूप पर हंसते हुए कहा, अगर मैं हंसूंगी नहीं तो रो पड़ूंगी। लेकिन ये डिवाइस जितना अजीब दिखता था उतना ही क्रांतिकारी भी था। ये असल में उनके टूटे हुए वेस्टिबुलर सिस्टम की जगह ले रहा था। ये कैसे काम करता था? जीभ का संतुलन बनाने से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है, क्योंकि हमारी जीभ और त्वचा अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होती हैं। देखिए, हेलमेट में लगा एक्सेलेरोमीटर पता लगाता था कि शेरिल का सिर किस तरफ झुक रहा है। अच्छा। वो जानकारी कंप्यूटर को जाती थी, जो उसे बिजली के सिग्नलों में बदल देता था, और फिर वो सिग्नल जीप पर रखी पट्टी पर भेजे जाते थे। तो जीप पर उन्हें महसूस क्या होता था? कोई झटका? नहीं, झटका नहीं। उन्होंने इसे शैंपेन के बुलबुलों जैसा बताया। शैंपेन के बुलबुले? हाँ, जैसे ही वो आगे झुकती, बुलबुले जीप के अगले हिस्से पर महसूस होते, पीछे झुकने पर पीछे, और अगर दाईं तरफ झुकती तो दाईं तरफ। अच्छा। तो ये डिवाइस उनके दिमाग को संतुलन की एक नई भाषा सिखा रहा था। बिल्कुल, एक नई भाषा जो सीधे उनकी जीभ के जरिए दिमाग तक पहुंच रही थी। मैं उस पल की कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ। 5 साल, हर एक सेकंड ये महसूस करना कि आप गिर रही हैं, और फिर अचानक वो डिवाइस लगाया गया होगा, और क्या हुआ? वो पल किसी जादू से कम नहीं था। जी। जैसे ही डिवाइस चालू हुआ, 5 सालों में पहली बार उनके गिरने का एहसास रुक गया। सब कुछ स्थिर हो गया। वो बिना किसी सहारे के खड़ी हो सकी। और उनकी प्रतिक्रिया? वो रोने लगी, इसलिए नहीं कि वो दुखी थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सालों बाद उन्होंने सुरक्षित महसूस किया था। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। ये डिवाइस तो एक बाहरी सहारे जैसा हुआ है ना? जब तक वो इसे पहने रहती तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वो इसे हटाती होंगी, सब कुछ मैले जैसा हो जाता होगा। यही सवाल बाकी-रीटा और उनकी टीम के दिमाग में भी था, और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? यहीं पर अवशिष्ट प्रभाव या रेजिडुअल इफेक्ट का आइडिया सामने आया। अवशिष्ट प्रभाव? इसका क्या मतलब है? देखिए, पहली बार जब शेरिल ने डिवाइस को सिर्फ 1 मिनट के लिए पहना तो सबने सोचा कि डिवाइस हटाने पर असर तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। असर 20 सेकंड तक बना रहा। वाह!
वो 20 सेकंड तक स्थिर रहीं। वाह, ये तो उम्मीद से ज्यादा था। बिल्कुल। तो टीम ने सोचा चलो इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं। अगली बार उन्होंने शेरिल को डिवाइस 20 मिनट तक पहनाया। और फिर? गणित के हिसाब से उन्होंने सोचा कि शायद असर 7-8 मिनट तक रहेगा, लेकिन जब डिवाइस हटाया गया तो असर पूरे 1 घंटे तक रहा। 1 घंटे तक? ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ एक बाहरी मदद तो नहीं थी, कुछ और हो रहा था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दिमाग के अंदर कुछ बदल रहा था, है ना? हाँ, यह कोई अस्थायी राहत नहीं थी। यह इस बात का ठोस सबूत था कि मस्तिष्क खुद को फिर से प्रशिक्षित कर रहा था। और बाकी रीटा का सिद्धांत क्या था इसके पीछे? उनका सिद्धांत यह था कि यह डिवाइस मस्तिष्क के अंदर निष्क्रिय पड़े रास्तों को, जिन्हें सेकेंडरी न्यूरल पाथवेज कहते हैं, उन्हें खोल रहा था या अनमास्क कर रहा था। सेकेंडरी पाथवे खोलने का क्या मतलब है? क्या दिमाग में सचमुच खाली सड़कें पड़ी होती हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता? हाँ, एक तरह से। बाइकी रीटा ने इसकी बहुत अच्छी मिसाल दी थी। क्या? उन्होंने कहा, सोचिए आप मिल्वॉकी जा रहे हैं और शहर में जाने वाला मुख्य पुल टूट जाए। पहले तो आप असहाय महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं है। फिर आप नक्शा देखेंगे और खेतों से गुजरने वाले पुराने छोटे कच्चे रास्तों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। शुरू में आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उन रास्तों के इतने अभ्यस्त हो जाएंगे कि आप अपनी मंजिल तक लगभग उतनी ही तेजी से पहुंचने लगेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो शेरिल का दिमाग भी ठीक यही कर रहा था। संतुलन का मुख्य पुल यानी वेस्टिब्युलर सिस्टम टूट चुका था। हाँ। तो डिवाइस ने दिमाग को वो पुराने कच्चे रास्ते इस्तेमाल करना सिखाया जो हमेशा से वहां थे पर कभी इस्तेमाल नहीं हुए थे। एकदम सही। और सबसे कमाल की बात यह थी कि जितनी ज्यादा वो उन रास्तों का इस्तेमाल करती, वो उतने ही पक्के और तेज होते जाते। प्रभाव घंटों, फिर दिनों और फिर हफ्तों तक बढ़ने लगा। मतलब वो डिवाइस कुछ देर पहनती और असर कई दिनों तक रहता? हाँ, और फिर लगभग 1 साल बाद एक दिन ऐसा आया जब उन्हें डिवाइस की जरूरत ही नहीं पड़ी। सच में? उनका दिमाग नए रास्ते बनाना सीख चुका था। वो अब खुद को वॉबलर यानी लड़खड़ाने वाली नहीं मानती थी। उन्होंने एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। हाँ, यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने खुशी में कुर्सी पर चढ़कर छलांग लगाई और बाकी रीटा के साथ डांस भी किया। ये कहानी तो सच में किसी चमत्कार जैसी लगती है। अगर दिमाग ऐसा कर सकता है तो फिर उस समय के ज्यादातर डॉक्टर ये क्यों कह रहे थे कि ये नामुमकिन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब उस समय विज्ञान पर हावी एक गहरी सोच में छिपा है, जिसे लोकलाइजेशनिज्म कहते थे। लोकलाइजेशनिज्म, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये मानना कि मस्तिष्क एक मशीन की तरह है। मशीन? हाँ, जिसके हर हिस्से का काम पहले से तय है और उसे बदला नहीं जा सकता। जैसे कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड का काम सिर्फ ग्राफिक्स दिखाना है और साउंड कार्ड का काम सिर्फ आवाज देना है। हर चीज का अपना एक फिक्स डिपार्टमेंट है। बिल्कुल उसी तरह इस सोच के मुताबिक दिमाग में देखने का काम सिर्फ विजुअल कॉर्टेक्स ही कर सकता है और सुनने का काम सिर्फ ऑडिटरी कॉर्टेक्स। अच्छा, तो इस पुरानी सोच के हिसाब से तो शेरिल का ठीक होना नामुमकिन था, क्योंकि उनके संतुलन का डिपार्टमेंट, उनका वेस्टिब्युलर सिस्टम तो नष्ट हो चुका था। तो गेम ओवर? बिल्कुल, उस सिद्धांत के अनुसार कोई दूसरा तरीका था ही नहीं। लेकिन बाकरेटा का काम इस विचार को सीधी चुनौती दे रहा था। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने तो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला एक प्रयोग बहुत पहले 1969 में किया था। हाँ, वो प्रयोग तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो जन्म से अंधे लोगों को उनकी पीठ की त्वचा के माध्यम से देखने में मदद करती थी। पीठ से देखना? ये कैसे? मेरा मतलब सेटअप क्या था? कल्पना कीजिए एक बड़ी डेंटिस्ट की कुर्सी, जिसकी पीठ पर 400 छोटे छोटे वाइब्रेटिंग पॉइंट्स लगे थे। ठीक है। कुर्सी के सामने एक कैमरा लगा था जो सामने की चीजों को देखता और उनकी एक लो रिजोल्यूशन तस्वीर को पीठ पर वाइब्रेशन के एक पैटर्न के रूप में भेजता। मतलब अगर सामने एक गोला है तो पीठ पर गोल आकार में वाइब्रेशन होगी। हाँ, अगर एक सीधी लाइन है तो सीधी लाइन में। 1 मिनट, मतलब वो लोग सिर्फ ये नहीं बता रहे थे कि मेरी पीठ पर बीच में कंपन हो रहा है, बल्कि वो कह रहे थे कि मेरे सामने एक गेंद है। ठीक यही सवाल उस वक्त सबको चौंका रहा था। शुरू में तो उन्हें बस अपनी पीठ पर सनसनी महसूस होती थी, लेकिन कुछ घंटों के अभ्यास के बाद क्या हुआ? एक अद्भुत चीज हुई। वो पीठ की सनसनी को भूल गए। उनका दिमाग उस पैटर्न को सीधे एक इमेज के रूप में देखने लगा। इमेज के रूप में? हाँ, वो अपने सामने मौजूद चीजों को 3D में देख रहे थे। वो बता सकते थे कि कौन सी चीज पास है और कौन सी दूर। और सबसे हैरान करने वाली बात, क्या? अगर कोई उनकी तरफ गेंद फेंकता तो वे इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाते,
ठीक वैसे ही जैसे कोई देख सकने वाला व्यक्ति हटेगा। ये तो दिमाग को हिला देने वाली बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहीं पर बाकिरीटा का सबसे बड़ा सिद्धांत सामने आया। हम अपनी आंखों से नहीं, अपने दिमाग से देखते हैं। हमारी सभी इंद्रियां, चाहे वो आंख हो, कान हो या त्वचा, बाहरी दुनिया की ऊर्जा को एक ही भाषा में बदलती हैं, बिजली के सिग्नल। अच्छा। दिमाग के लिए ये मायने नहीं रखता कि सिग्नल कहाँ से आ रहा है, आंख से या पीठ की त्वचा से। मायने ये रखता है कि दिमाग उस सिग्नल को प्रोसेस कैसे करता है। तो दिमाग के लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि सिग्नल आंख से आ रहा है या पीठ से, जब तक उसे समझ आ जाए कि उस सिग्नल का मतलब क्या है। एग्जैक्टली। इसका मतलब दिमाग का एक हिस्सा जो मूल रूप से स्पर्श के लिए बना है, अभ्यास के साथ देखना सीख सकता है। दिमाग एक हार्डवायर्ड मशीन नहीं है, वो एक अविश्वसनीय रूप से लचीली और अनुकूलनशील प्रणाली है। एक लर्निंग मशीन। बाकिरीटा की सोच अपने समय से बहुत आगे थी। वो इतने यकीन से ये बातें कैसे कह रहे थे, जबकि बाकी पूरी वैज्ञानिक दुनिया इसके खिलाफ थी? जरूर, इसके पीछे कोई गहरी वजह थी, कोई व्यक्तिगत अनुभव। और वो क्या था? हाँ, और ये इस कहानी का सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक हिस्सा है। ये वजह थे उनके अपने पिता पेड्रो बाकिरीटा। उनके पिता? पेड्रो एक विद्वान और कवि थे। 65 साल की उम्र में उन्हें एक बहुत गंभीर स्ट्रोक हुआ। स्ट्रोक से उन्हें कितना नुकसान हुआ था? बहुत ज्यादा। उनका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और उनकी बोलने की शक्ति चली गई। ओह! उस समय के सबसे अच्छे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वे कभी ठीक नहीं होंगे। मूल रूप से डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन परिवार ने नहीं छोड़ी होगी। बिल्कुल नहीं। उनके एक बेटे जॉर्ज, जो उस समय मेडिकल छात्र थे, ने सभी नियमों को तोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पिता को अस्पताल से घर ले जाकर खुद उनका इलाज शुरू किया। उन्होंने पारंपरिक तरीकों को नजरअंदाज किया और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। जैसे कि? उन्होंने अपने पिता को फिर से एक बच्चे की तरह सब कुछ सिखाना शुरू किया। उन्हें घुटनों के बल चलना सिखाया, जैसे एक छोटा बच्चा सीखता है। अच्छा। वो फर्श पर कंचे और सिक्के फेंकते और पेड्रो को उन्हें अपने कमजोर हो चुके हाथ से उठाने का अभ्यास करवाते। बर्तन मांजना भी उनके लिए एक व्यायाम बन गया था। यह सुनने में जितना आसान लगता है, उतना रहा नहीं होगा। एक सम्मानित विद्वान और उससे। हाँ, ये एक बहुत धीमी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन शायद जॉर्ज की यही जिद और पेड्रो की अपनी हिम्मत थी जिसने सब कुछ बदल दिया। धीरे धीरे पेड्रो ठीक होने लगे। वो चलने लगे। वो रेंगने से खड़े होने और फिर चलने लगे। उन्होंने फिर से टाइप करना सीखा। 1 साल के भीतर वे न्यूयॉर्क में फिर से पढ़ाने लगे। उन्होंने 7 और साल एक सक्रिय, भरपूर जीवन जिया। ये तो अपने आप में एक अविश्वसनीय कहानी है। डॉक्टरों ने जिन्हें होपलेस केस कह दिया था। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा उनकी मृत्यु के बाद सामने आया। क्या हुआ? 7 साल बाद जब पेड्रो की मृत्यु हुई तो उनका ऑटोप्सी किया गया। पॉल बाकिरीटा, जो अब एक वैज्ञानिक बन चुके थे, ने खुद अपने पिता के मस्तिष्क के स्लाइस माइक्रोस्कोप के नीचे देखे। और उन्होंने क्या पाया? क्या स्ट्रोक से हुआ नुकसान ठीक हो गया था? नहीं, यही सबसे बड़ी खोज थी। उन्होंने पाया कि स्ट्रोक से हुआ नुकसान बहुत बड़ा था और वो कभी ठीक नहीं हुआ था। क्या? मस्तिष्क का वो हिस्सा जो रीढ़ की हड्डी तक सिग्नल भेजता है, उसका 97% हिस्सा नष्ट हो चुका था। वो हमेशा के लिए मर चुका था। 1 मिनट, अगर 97% हिस्सा नष्ट हो चुका था तो वो चल फेर और काम कैसे कर रहे थे? ये तो नामुमकिन है। ये इस बात का अकाट्य वैज्ञानिक सबूत था कि उनके पिता का मस्तिष्क ठीक नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुद को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज कर लिया था। हाँ, क्षतिग्रस्त हिस्सों के आसपास काम करने के लिए दिमाग ने पूरी तरह से नए रास्ते बना लिए थे। मिल्वॉकी जाने वाला पुल कभी ठीक नहीं हुआ। दिमाग ने बस खेतों से होकर एक नया हाईवे बना लिया था। वाओ! तो ये वो क्षण था। ये देखकर ही पॉल बाकिरीटा को न्यूरोप्लास्टिसिटी की शक्ति पर अटूट विश्वास हो गया। हाँ, यही वो क्षण था जिसने उन्हें पुनर्वास चिकित्सा में अपना करियर बनाने और दिमाग के इन रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित किया। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने शेरिल की अविश्वसनीय रिकवरी से शुरुआत की, फिर बाकिरीटा के अजीब लेकिन क्रांतिकारी आविष्कारों को समझा, और अंत में उनके पिता की प्रेरक कहानी के जरिए जाना कि हमारा मस्तिष्क एक स्थिर, हार्डवायर्ड मशीन नहीं है। हाँ, बल्कि एक लचीली, अनुकूलनशील प्रणाली है जो खुद को मौलिक रूप से बदल सकती है। और बाकिरीटा के इस काम का प्रभाव बहुत व्यापक है। ये सिर्फ स्ट्रोक तक सीमित नहीं है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके अंतरिक्ष यात्रियों के लिए दस्ताने बनाए गए, कुष्ठ रोगियों के लिए उपकरण बनाए गए, और वो जानवरों वाले प्रयोग भी। हाँ,
यहाँ तक कि फेरेट पर किए गए प्रयोग, जहाँ वैज्ञानिकों ने शाब्दिक रूप से एक जानवर के मस्तिष्क के तारों को फिर से जोड़ा ताकि वो अपनी सुनने वाली इंद्रिय से देख सके। सुनने वाली इंद्रिय से देख सके, ये विचार ही कितना अजीब और अद्भुत है। ये सब इस विचार को पुष्ट करता है कि हम इंसान स्वाभाविक रूप से साइबॉर्ग है। साइबॉर्ग? हमारा दिमाग इतनी आसानी से खुद को बाहरी उपकरणों से जोड़ सकता है कि वो उपकरण हमारे शरीर का ही एक हिस्सा बन जाते हैं, चाहे वो शेरिल की जीभ पर लगी पट्टी हो या एक अंधे व्यक्ति की साधारण सी छड़ी। अच्छा। कुछ समय बाद वो व्यक्ति छड़ी के सिरे पर हो रही वाइब्रेशन को महसूस नहीं करता, वो सीधे अपने सामने मौजूद चीज को महसूस करता है। छड़ी उसकी उंगली का विस्तार बन जाती है। तो हम श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर हमारे मस्तिष्क में खुद को इस हद तक बदलने की क्षमता है, अगर वो देखने के लिए त्वचा का और संतुलन के लिए जीभ का इस्तेमाल कर सकता है, तो इसका सीखने, आदतें बदलने और उम्र बढ़ने की हमारी अपनी समझ के लिए क्या मतलब हो सकता है? क्या हम अपनी क्षमताओं की सीमाओं को वास्तव में जानते हैं, या वे हमारी सोच से कहीं ज्यादा लचीली हैं?